नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। बात करेंगे दादा गौतम को लेकर। उन्होंने बेशक माफी मांग ली हो, लेकिन अब बीजेपी के नेता ही विरोध शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं ने धनखड़ का बयान आपने सुना होगा। आज इस विषय में बातचीत करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। सर, मामला चल रहा है दादा गौतम को लेकर। नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है अलग, और अब तो बीजेपी के नेता ने भी विरोध दर्ज करवाया है। क्या कुछ कहेंगे? मनदीप जी, राम कुमार गौतम ने एक बार बयान दिया, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं किया, जाटों का विरोध नहीं किया। और मोटा माटी देखा जाए तो उनके बयान में उन्होंने स्पेसिफिक किसी का नाम तो नहीं लिया, जाति का नाम नहीं लिया। लेकिन दिक्कत यह है कि वो अपनी सफाई में भी फंस जाते हैं। अगर उन्होंने जाटों का नाम नहीं लिया, किसी जाति का नाम नहीं लिया, तो क्या वो बता सकते हैं कि उनके संबोधन में साड़ा कौन था, ससुर कौन था, कुत्ता कौन था, बटेऊ कौन था, लागदार कौन था? और कुछ शब्द जो वो इतने वरिष्ठ नेता होते हुए, शायद 3 बार के विधायक होते हुए, और मंच के ऊपर खड़े होकर बोल रहे हैं, वो शब्द मैं यहां पर भी नहीं बोल सकता। जबकि आप और मैं एक सामान्य नागरिक हैं, हम लोग भी इस बात का लिहाज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मंच के ऊपर खड़े होकर यह सब बोला। सबसे पहले बहस तो हमें अपने हरियाणा के बारे में, हमारे खुद के बारे में ही करनी चाहिए कि क्या सच में हमारा बौद्धिक स्तर, हमारी सभ्यता का स्तर इतना निम्न हो चुका है कि हम ऐसे लोगों को चुनने लगे हैं। ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं। अगर ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अगर ये लोग हमारे नेता हैं, तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम लोग यहां पर बैठकर बहुत बार आलोचना करते हैं कलाकारों की, गायकों की। हरियाणा पुलिस करती है, डीजीपी करते हैं। भी वो तो कलाकार हैं, उनको तो 1 सेकंड में आप उनकी जुबान भी बंद करवा सकते हैं, पकड़ के जेल तक में डाल सकते हैं, उनके गाने बैन करवा सकते हैं। लेकिन जो ये लॉ मेकर हैं, जिनका काम है मानदंड तय करना, उच्च स्तरीय मानदंड तय करना, वो लोग जब खुद इतना नीचे उतर जाएंगे तो फिर आप किसी को क्या दोष दे पाएंगे? हम लोग बहस करते हैं कैसे बोलना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए, सोशल मीडिया ने ये कर दिया, गानों ने ये कर दिया, मूवीज ने ये कर दिया। लेकिन जिनको हम भगवान बना के सारी पावर जिनके हाथ में दे देते हैं, जिनको वोट दे देते हैं, उन्होंने क्या कर दिया? क्या इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे? राम कुमार गौतम जो ये कह रहे हैं कि मैंने फलानी जाति को नहीं कहा, तो आप बताइए आगे आके कि जी मैं उनको साड़ा कह रहा था, मैं उनको गाली दे रहा था। जो नायब सिंह सैनी अब तक नहीं बोले हैं इस विषय पर, उनको बोलना चाहिए। भी वो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, या वो किसी के बटेऊ हैं? क्या नहीं बोलना चाहिए उनको आके? जी। ओपी धनखड़ बोले हैं, और मैं कह रहा हूं सामाजिक तौर पर जाटों को भी अपने तमाम नेताओं से कम जो बीजेपी के नेता हैं उनको ही कहें कि भाई आप आगे आके कम से कम आलोचना तो कर दो इनकी, ताकि इनको सबक तो मिले, पता तो चले। और मैं कह रहा हूं कि जब वो ये कह रहे हैं कि वो जाटों के बारे में नहीं बोल रहे थे, तो फिर तो किसी न किसी के बारे में, बाकी सब के बारे में बोल रहे थे। तो सभी को आगे आके एक बार इनको कहना तो चाहिए कि शर्म कीजिए, इतने बड़े हैं आप, आपकी आलोचना करते हुए हमें खुद इतना ध्यान रखना पड़ता है। क्या कहें आपके बारे में? आप भी जब बोलते हुए इनको दादा गौतम कह रहे हैं, बहुत सारे लोग उनकी आलोचना कहते हुए दादा गौतम बोलते हैं। मतलब दादा का दर्जा जिसको दे रहे हैं, उस आदमी से हम लोग एक सभ्य भाषा, एक सभ्य तरीके तक की क्या दरख्वास्त नहीं लगा सकते, उम्मीद नहीं कर सकते? और किस बात का दुख है उनको? उनको सिर्फ इस बात का दुख है कि लोग नायब सिंह सैनी की आलोचना करते हैं, विपक्षी उनकी आलोचना करता है। तो क्या करे विपक्ष? आप कभी विपक्ष में शायद ना बैठे हों, क्योंकि आपका इतिहास यह रहा है कि जिसकी सरकार आई आप उसके साथ हो लिए।
जेजेपी में आप जा लिए, बीजेपी में आप जा चुके हैं, निर्दलीय आप रह लिए, शायद कांग्रेस में भी आप जा चुके हैं। कोई छोड़ा है? जिसकी सरकार आई उसी के साथ हो लिए, उसी के गुणगान गाने लगे। तो आपको तो विपक्ष की जो भूमिका होती है वो समझ में ही नहीं आ रही ना, जी। कि भी विपक्ष का काम है, बिल्कुल आलोचना करेगा वो। नायब सिंह सैनी को विपक्ष क्यों सराहेगा? क्या उससे पहले मनोहर लाल खट्टर थे? मनोहर लाल खट्टर की क्या विपक्ष जय जयकार करता था? आलोचना तो उनकी भी करता था ना। क्या विपक्ष इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है नायब सिंह सैनी की आलोचना करते हुए? सर ये तो विधानसभा में भी इस्तेमाल हो चुके हैं, इनसे आपने देखी होगी बहस, तो वहां तो गोबर खाने तक की बातें हो रही थी। वही तो ना मैं ये कह रहा हूं मनदीप जी, इनकी भाषा के बारे में चर्चा करने से पहले हमें हरियाणा के जनमानस के बारे में चर्चा करने की जरूरत है कि क्या हम लोग ये स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं हमारी राजनीति का, हमारे नेताओं का? क्या हमें ये नेता चाहिए जी? जात पात के नाम पर भड़कवा लो, मंच पे खड़े होके गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल करवा लो, वो चाहे ये अपने जांगड़ा साहब हो तो संसद में खड़े होकर अश्लील चुटकुले सुना सकते हैं, बताओ। ये मंच के ऊपर खड़े होके गौतम साहब वो ऐसी बातें कर सकते हैं। और एक तो अभी वो जो सफाई दे रहे थे, शायद वो यूनिवर्सिटी के भीतर टेंट लगा हुआ था, क्योंकि बोर्ड के ऊपर तो कुछ ऐसा लिखा हुआ था। जी जी। मतलब शर्म की बात यह है कि क्या अभी यूनिवर्सिटीज के भीतर ऐसे भाषण हो सकते हैं क्या? तो विषय तो बहुत सारे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं इस बारे में सबसे पहले आगे आकर नायब सिंह सैनी को बोलना चाहिए। वो इस बात को जिस तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं सबसे पहला और सबसे ज्यादा नुकसान उनको है, क्योंकि इन विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद, जाट समाज में नायब सिंह सैनी को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर एक बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। बहुत सारे लोग जो सिर्फ और सिर्फ खट्टर साहब की वजह से बीजेपी के साथ नहीं जुड़ रहे थे, वो लोग जुड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। यानी पार्टी को जो फायदा होना चाहिए ऐसे नतीजों के बाद, 3-3 बार सरकार बनाने के बाद, वो फायदा कहीं ना कहीं ना हो जाए। ये जो राजनीति चल रही है, जाट नून जाट के ऊपर ही हरियाणा की राजनीति को तोल दिया जाता है, और जाट नून जाट की राजनीति करके ही पार्टी के भीतर कुछ नेताओं के वारे न्यारे हो रहे हैं। उन नेताओं को इनसिक्योरिटी है कि अगर ये मुद्दा खत्म हो गया तो तुम्हें पूछेगा कौन? तो वो लोग तो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन क्या नायब सिंह सैनी चाहते हैं कि यही राजनीति रहे, या जिस समाज को बीजेपी से तोड़े जाने की कोशिश होती है या तोड़ दिया गया है, वो समाज बीजेपी की तरफ आए, ये राजनीति होनी चाहिए? जी। तो नायब सिंह सैनी को आगे आकर बोलना चाहिए, क्योंकि कंधा उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, नाम उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। नायब सिंह सैनी को आके बोलना चाहिए सबसे आगे कि भाई अगर विपक्ष मेरी आलोचना करता है तो मैं जवाब देने में सक्षम हूं, और सभ्य शब्दों में जवाब देने में सक्षम हूं, मेरी पार्टी सक्षम है। जी बिल्कुल। और इस बयान के बाद ना ये बयान आराम आराम से लोगों के बीच में जा रहा है, तो उसके बाद फिर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बल्कि एक दो तो ऐसी सूचनाएं आई हैं कि उनके ऊपर एफआईआर तक हुई है। मैं उचाणा की बात करूंगा तो एक नेत्री है, उस पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि उसने भी गुस्से में फिर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। यही होता है मनदीप जी, हम लोग बहुत सेंसिटिव प्रदेश हैं, बहुत सेंसिटिव लोग हैं, बहुत सेंसिटिव देश हैं। जात धर्म के मामले में आपको 1000 बार सोचना चाहिए बोलने से पहले, और खासतौर पर सार्वजनिक जीवन में आपकी जुबान ही तो है, नेताओं के पास उनकी जुबान ही तो होती है जिसके जरिए वो लोगों को जोड़ भी सकते हैं और 1 सेकंड में काट भी सकते हैं। नेताओं के पास जुबान ही तो होती है जिसके जरिए वो समाज को जोड़ सकते हैं और 1 सेकंड में बांट भी सकते हैं, और इतना बांट सकते हैं कि पूरे के पूरे स्टेट में आग लगवा दे। आपको तय करना है कि आपको अपनी जुबान का इस्तेमाल किस तरह से करना है। हरियाणा जैसा प्रदेश तो ये ऑलरेडी झेल चुका है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है बीजेपी को अगर या गौतम साहब को ये लगता है कि उन्हीं की तरफ जुबान है, ये गंदा या भद्दा उन्हीं की तरफ बोल सकते हैं, बाकी लोग नहीं है क्या? आपसे तो ज्यादा बोलने वाले मिल जाएंगे।
तो ऐसे मामलों में यही होता, आपने शुरुआत कर दी, दूसरों को एक तरह से बहाना मिल जाता है इसी तरह बोलने का, वो फिर उधर से बोलेंगे, झेलते रहो एफआईआर। फिर उनके समर्थक भी, आम लोग, मैं बता रहा हूं, आम लोग आपस में बहस करने लग जाएंगे। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग, बीजेपी का क्या कोई वरिष्ठ नेता, बीजेपी का क्या मैं कह रहा हूं कि कोई प्रवक्ता, कोई कार्यकर्ता भी अपनी आइडेंटिटी लेकर आया है कहने के लिए कि भी मैं गौतम साहब को सपोर्ट करता हूं, बहुत अच्छा बोला है। कोई भी आदमी जो थोड़ी बहुत पहचान रखता है समाज के भीतर, राजनीति के भीतर, वो ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह है कि उनके नीचे वाले लोग आप क्यों झगड़ रहे हैं इस बात को लेकर। जी। वो आप तो जो ये चाहते हैं नेता, आप तो उनके ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं उनकी कही के ऊपर कि बहुत बढ़िया बात कही, अब बाकी का काम हम पूरा करेंगे। नुकसान किसको है? नुकसान तो आपको है ना। हर बार जो ये बंटवारे की राजनीति होती है, इसका दंश कौन झेलता है? इसका दंश तो आम लोग ही झेलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आज कैथल के अंदर दुष्यंत चौटाला आए हुए थे, तो जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं इन लोगों पर बात नहीं करना चाहता, इनका काम ही ये है। दो तरीके हैं मनदीप जी, अच्छी बात है, इसको या तो आप इग्नोर कर दो या फिर इनको चुप करवा दो। ये जो बीच बीच का मामला रहता है ना कि वे बहस भी छिड़ी रहे, इधर की भी सुई लगा दे, उधर की भी सुई लगा दे, हम चुप हो जाएं, ये बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि ऐसी बात तो है नहीं कि मेरे आपके जैसा कोई अनजान सा शख्स है, कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी बकता रहे, लोगों पे क्या असर पड़ना है। चुने हुए विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो जब बोलते हो बात तो जनता में जा ही रही है, और जनता के बीच में खड़े होके बोल रहे हैं, वो जनता के बीच तो जा ही रही है ना, जी। तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया आनी भी लाजमी है। कोई तो लोग होंगे जो उनको सुन रहे हैं, तो वो बोलेंगे भी, वो मन भी बनाएंगे। तो दो लोगों से अपील है, एक तो सर्वोच्च पद के ऊपर बैठे हुए नेता है, वो तय करें, वो आगे आके आए, बताएं कि भी वो सही कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, नाम उनका इस्तेमाल हो रहा है, वो आड़ उनकी ले रहे हैं, और ये भ्रम है किसी को, कोई नायब सिंह सैनी का समर्थक ये सोच रहा हो कि ये दादा गौतम तो बड़े समर्थक है इसलिए नायब सिंह सैनी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। यहां पर खट्टर साहब होते तो उनके लिए भी बोलते, यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होते तो रामकुमार गौतम उनके लिए किसी और जाति को बोल रहे होते। ये इतिहास रहा है, कौन सी पार्टी, कौन सी विचारधारा कौन छोड़ा है, सबके यहां तो जा लिए हैं। ख्वाहिश एक बची है बस, किसी न किसी तरह मंत्री बन जाएं। भाई मंत्री बनने के, ये जो बाकी लोग मंत्री बने हुए हैं, कि वो सारे लोग ये जहर उगल के ही बने हैं? जो सीएम बने हैं उनका कोई ऐसा बयान सुना है आपने? सीएम बनने से पहले कोई ऐसी बात उनके मुंह से सुनी है जो किसी को इस तरह ऑफेंड कर दे? वो मुख्यमंत्री बन गए, तो आपको मंत्री बनने के लिए यही क्यों रास्ता नजर आ रहा है कि हां बस इसी रास्ते से कल्याण होगा? जी। तो फिर यही समाधान है कि नेताओं को भी बात करनी चाहिए इस विषय को लेकर, एक बड़ा विषय है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले समाज को अपने नेताओं के सामने, कम से कम बीजेपी के नेताओं के सामने तो ये कहो कि जी इनकी आलोचना तो कर दो। धनखड़ साहब ने सामने आकर कम से कम बोला तो सही, उन्होंने हिम्मत तो दिखाई, भाई इनकी आलोचना तो कर दो, ताकि ये लोग आगे बोलते हुए हजार बार सोचें। और ये बार बार आप ये जो कह रहे हो कि मैंने तो नाम लिया ही नहीं, किसी जाति के बारे नहीं लिया, उनका नाम ठीक है, किसी का नाम नहीं लिया आपने, आपने पर्टिकुलर किसी जाति को भी टारगेट नहीं किया, तो बता तो दीजिए वो जो तमाम शब्द आप बोल रहे थे वो किन के लिए बोल रहे थे? मैं तो कह रहा हूं कि ये अच्छी बात हो कि उन्होंने सच में किसी को टारगेट ना किया हो, तो अपने आप पता चल जाएगा कि आप नाम लीजिए उस नेता का कि जिसको आप अपने संबोधन में साला बोल रहे थे, किसका बटेऊ बना रहे थे, तो नेता वो परिवार अपने आप देख लेगा आपको। मानहानि के मामले में कोर्ट के धक्के खाते फिरोगे और लास्ट में माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि आपका बयान सार्वजनिक है। जी। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। आपका क्या कुछ कहना है? आप भी कमेंट के माध्यम से सभ्य कमेंट ज़रूर करें। तो धन्यवाद।